हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 9 हाइड्रोजन के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखेंगे और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 तक सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो चलो लेट्स रॉक। तो चलो देखते हैं इस वीडियो का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 16। अरेंज द फॉलोइंग CaH2, BeH2 एंड TiH2 इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। अब सबसे पहले हम CaH2 और TiH2 को कंसिडर करते हैं। तो हमें पता है कि ये मेटालिक हाइड्राइड है, ये आयोनिक हाइड्राइड है, इसमें D ब्लॉक का एलिमेंट है इसलिए, इसमें S ब्लॉक का एलिमेंट है इसलिए। अब मेटालिक हाइड्राइड्स जो है वो सॉलिड स्टेट में रूम टेम्परेचर पर ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते, पर ये जो होते हैं आयोनिक हाइड्राइड्स, हमने पढ़ा है कि सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, इन्हें मेल्ट करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये रेडिली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, तो इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज़्यादा होगा CaH2 से। अब इन दोनों की बात करते हैं। अब ये जो होते हैं ये भी S ब्लॉक वाला एलिमेंट ही है, पर ये जो हाइड्राइड है इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, इसीलिए ये कोवेलेंट हाइड्राइड है। पर इसमें भी थोड़ा बहुत तो आयोनिक कैरेक्टर तो होगा ही, थोड़ा बहुत। पर ये जो आयोनिक कैरेक्टर है ये CH2 से तो और भी कम रहेगा। तो ये मोल्टन स्टेट में जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है ये और कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो इसका मतलब BH2 कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा CaH2 से। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है इन्हें, तो सबसे छोटा है BH2, देखो, फिर CH2, और उससे ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है किसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ज़्यादा है TiH2 का। बस लगा दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। चलो देखते हैं दूसरा सवाल। LiH, NaH एंड CSH इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयोनिक कैरेक्टर। तो हमें पता है कि कोई भी आयोनिक कंपाउंड का कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता है। अगर उसका जो कटायन का साइज है वो ज़्यादा है और आनायन का साइज छोटा है, स्मॉलर है, तो क्या होगा, उस कंपाउंड का आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ओके, अब इस केस में ये जो आयोनिक कंपाउंड्स है इनमें अनायन तो हाइड्राइड ही है, मतलब H ही है हमारा, तो ये तो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे क्राइटेरिया। अब यूज़ तो बस इसे करना होगा बताने के लिए कि इनमें सबसे ज़्यादा आयोनिक कैरेक्टर किसका होगा। अब हमें पता है कि डाउन द ग्रुप अब जब आते हैं तब लिथियम, सोडियम ऐसे नीचे नीचे आएंगे तो सीजियम लास्ट में होता है। तो आयोनिक रेडियस डाउन द ग्रुप बढ़ता है, तो इसका मतलब सीजियम का साइज सबसे ज़्यादा। अगर उसके साइज सबसे ज़्यादा उसके आयन का, कटायन का, तो वो जो कंपाउंड फॉर्म कर रहा है हाइड्राइड उसका आयोनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, तो सीजियम का आयोनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है। फिर होगा सोडियम का, क्योंकि उसका साइज उससे छोटा है थोड़ा, सीजियम से छोटा सोडियम का है, तो फिर इसका नंबर आएगा। और इससे भी छोटा Li का साइज है तो उसका हाइड्राइड का आयोनिक कैरेक्टर और भी कम होगा। अब इसे लगाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो उल्टा कर दो, LiH लेस देन NaH और NaH इज लेस देन CSH, तो हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो चलो देखते हैं तीसरा सवाल। HH, DD एंड FF इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो इसमें हम पहले HH और FF को देखेंगे। ये DD है, थोड़ा अतरंगी नेचर का है, तो हमें पता है कि अगर एटम्स का साइज अगर छोटा हो तो वो एक दूसरे के साथ जोड़ के जो बॉन्ड बनाएंगे उसका लेंथ भी छोटा ही होगा, कुछ ऐसे। अगर साइज छोटा है तो इनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो छोटा होगा। बॉन्ड लेंथ छोटा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो होगी वो ज़्यादा होगी। अब यही कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे हम HH और FF के बीच में। हमें पता है कि H का साइज F से छोटा ही है, तो इसका साइज छोटा है इसलिए इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, इसीलिए HH की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा FF से। अब इसके बाद DD को देखेंगे। अब इसका क्या अतरंगी नेचर है मालूम है, इसके पास ना एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मास जो है इसके वजह से एक दूसरे को ये खींचते हैं। ये H के केस में नहीं दिखता। तो होता क्या है,
ये डी के केस में ऐसे फिनोमेना के वजह से इनका जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब डी की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इस वजह से ज़्यादा है एच से। अब हमें लगाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे छोटा क्या है, इन दोनों को यूज़ करेंगे हम, ये दोनों ऑर्डर्स को, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देंगे। तो सबसे छोटा है एफ की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, फिर है एच, और एच की है छोटा डी से। लग गया इंक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के ऑर्डर में। तो देखते हैं फोर्थ सवाल, NaH, MgH2 and H2O in order of increasing reducing property। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये किस टाइप के हाइड्राइड्स हैं। तो ये NaH जो है हमें पता है कि ये सलाइन या फिर आयोनिक हाइड्राइड है। ये MgH2 और H2 जो है ना, ये कोवेलेंट हाइड्राइड्स हैं। अब इनकी खास बात ऐसी है कि आयोनिक हाइड्राइड्स जो है उनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज़्यादा होता है कोवेलेंट हाइड्राइड से। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि देखो इस एग्जांपल में भी हमें पता चल जाएगा NaH है, इसके पास ये हाइड्राइड आयन के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से डोनेट हो पाता है, तो इसीलिए इसकी रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज़्यादा है। तो इसका मतलब NaH जो रहेगा इसकी रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे ज़्यादा। अब बचे MgH2 और H2। अब इनमें कोवेलेंट हाइड्राइड्स में रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के ऊपर समझते हैं। अगर ये जल्दी बॉन्ड तोड़ेंगे हाइड्रोजन के साथ तो हाइड्रोजन जल्दी रिलीज होगा, इसीलिए। तो अब MgH2 जो है इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो कम है H2O से, और इसी के वजह से ये जल्दी हाइड्रोजन दे पाता है, तो इसीलिए इसका रिड्यूसिंग नेचर जो है वो ज़्यादा है वाटर से। अब लगाएंगे इसे इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के बेसिस पर, तो सबसे ज़्यादा है, तो सबसे कम है वाटर, उससे ज़्यादा है MgH2, और सबसे ज़्यादा किसका है, NaH का। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कंपेयर द स्ट्रक्चर्स ऑफ H2O एंड H2O2। तो सबसे पहले वाटर का स्ट्रक्चर देखेंगे। गैशियस फेज में वाटर कुछ ऐसा बेंट मॉलिक्यूल जैसा होता है, और इसका HOH एंगल 104.5 डिग्रीज होता है, और उसका OH का जो बॉन्ड लेंथ है दोनों भी वो 95.7 पिकोमीटर्स होते हैं। अब ये पोलर होता है, हमें पता है, क्योंकि ऑक्सीजन खींचेगा इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपने पास, यहाँ से भी खींचेगा, तो इसकी वजह से इसके पास दो पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं, और इनके पास एक पार्शियल पॉजिटिव और एक पार्शियल पॉजिटिव। अब वाटर लिक्विड फॉर्म में जब होता है, ओके, तो वो कुछ ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ, ऐसे। और जब सॉलिड फॉर्म में, आइस फॉर्म में होता है, तो कुछ ऐसा 3 डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होता है, जिसके बारे में हम आगे के सवालों में पढ़ेंगे। अब H2O2 का जो स्ट्रक्चर है वो नॉन प्लेनर है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि H2O2 में एक OH बॉन्ड जो है वो एक प्लेन में है, और दूसरा OH बॉन्ड जो है वो दूसरे प्लेन में है, कुछ ऐसे। पर गैस फेज में और सॉलिड फेज में इनमें थोड़ा सा फर्क दिखाई देता है। ये जो प्लेन्स हैं, ओके, ये एक प्लेन और दूसरे प्लेन के बीच के एंगल को डायहीड्रल एंगल कहते हैं, और ये डायहीड्रल एंगल गैसियस फेज में 111.5 डिग्री होता है, और सॉलिड फेज में थोड़ा कम हो जाता है, ऑलमोस्ट राइट एंगल हो जाता है, 90.2 डिग्री हो जाता है डायहीड्रल एंगल। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑटो प्रोटोलाइसिस ऑफ वाटर, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। तो ऑटो प्रोटोलाइसिस मतलब वाटर का खुद से ही आयोनाइज हो जाना, ओके, सेल्फ आयोनाइजेशन। तो ये कुछ ऐसे होता है, वाटर दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मिलके H3O+ और OH- में आयोनाइज हो जाता है, जिसमें समझो एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे को H+ दे रहा है तो ये हो जाएगा H3O+, और ये H+ दे रहा है तो ये हो जाएगा OH-, ऐसे। अब इसका सिग्निफिकेंस ये है कि देखो वाटर की एबिलिटी देखा आपने अभी H+ देने की भी है और H+ लेने की भी है, ये दे रहा है और ये ले भी रहा है, तो इसीलिए ये दोनों एसिड की तरह भी और बेस की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। तो इन एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं रिएक्शन में, यहाँ पे H2O जो है वो H+ इसे दे रहा है,
ओके, तो ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, इसको H+ देके NH4+ में कन्वर्ट कर रहा है, खुद OH- बन रहा है, यहाँ पे ये एसिडिक है। और यहाँ पे देखो यही H2S से H+ ले रहा है और H3O+ बन रहा है, तो मतलब ये H+ ले रहा है, मतलब ये बेसिक नेचर में है, यहाँ पे इस रिएक्शन में एक्ट हो रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। कंसिडर द रिएक्शन ऑफ वाटर विथ F2 एंड सजेस्ट इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विच स्पीशीज आर ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। तो वाटर का फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कुछ ऐसे होता है जिसमें हमें हाइड्रोफ्लोरिक एसिड मिलता है और ऑक्सीजन भी मिलता है। अब इस रिएक्शन को अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि फ्लोरीन जो है वो खुद रिड्यूस हो रहा है, देखो HF में, और वाटर जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है O2 में। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस क्लासिफाइड इनटू A हाइड्रोलिसिस, B रिडॉक्स एंड C हाइड्रेशन रिएक्शंस। अब इसमें सबसे पहला है PbS + H2O2। तो हमें पता है कि पेरोक्साइड के पास खास एबिलिटी है दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करने की। तो इस रिएक्शन में ये कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है एसिडिक कंडीशंस में, और PbS को ऑक्सीडाइज करता है PbSO4 में, तो एक प्रोडक्ट हमें PbSO4 मिलेगा, और खुद रिड्यूस हो जाता है वाटर में, तो एक प्रोडक्ट वाटर भी मिलेगा। अब इन दोनों को अच्छे से बैलेंस करोगे रिएक्शन को तो मिल जाएगा बैलेंस रिएक्शन, और ताकि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है स्पीशीज, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है। अब इस केस में H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट जैसे बिहेव करेगा, ये एसिडिक कंडीशंस में बिहेव करता है रिड्यूसिंग एजेंट की जैसे इस रिएक्शन के केस में, इसीलिए हमने H+ आयंस भी ले लिए रिएक्शन में। अब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब इसको ये रिड्यूस कर रहा है MnO4 को Mn में, जिसमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट अब आप यहाँ पे देखोगे तो +7 होगा, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गया, इसीलिए तो ये मैंने बोला रिड्यूस कर रहा है। अब खुद इसको रिड्यूस करके ऑक्सीडाइज हो रहा है ऑक्सीजन में, तो प्रोडक्ट्स हमें पता चल गए कि इसको रिड्यूस करके मैंगनीज बनाएगा और ये खुद ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीजन बनाएगा। बचेगा क्या? H और O, वो तो वाटर ही बनाएंगे मिलके। अगर इसको ठीक से बैलेंस करोगे तो बैलेंस रिएक्शन मिल जाएगा, और क्योंकि ये एक स्पीशीज रिड्यूस हो रहा है दूसरा स्पीशीज ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा है, इसीलिए रिडॉक्स रिएक्शन है ये भी। अब देखते हैं थर्ड रिएक्शन, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। अब इसमें वाटर के साथ कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। अब वाटर कैल्शियम ऑक्साइड का लाइसिस कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है और उसको तोड़ के कंपाउंड बना रहा है एक, तो इसीलिए ये रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है, वाटर लाइसिस कर रहा है इसीलिए। अब इस केस में वाटर AlCl3 के साथ ऐसे कुछ रिएक्ट करता है कि ये पूरे के पूरे वाटर मॉलिक्यूल्स Al के साथ एसोसिएट हो जाते हैं और कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं AlH2O6। अब ये वो Al के साथ एल्यूमिनियम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने की वजह से क्लोरीन को भाई हटना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, तो क्लोरीन कुछ ऐसे क्लोराइड आयंस की तरफ से बाहर आ जाएंगे, ओके, क्लोराइड आयंस के फॉर्म में। अब 3 क्लोरीन है इसलिए 3 क्लोराइड आयंस, 3- हो गया, यहाँ पे भी Al के ऊपर +3 चार्ज था तो यहाँ पे भी +3 चार्ज, और वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे 6 एसोसिएट हो रहे हैं, इसलिए हम लोग ने 6 वाटर मॉलिक्यूल्स ले लिए। अब इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स क्योंकि डायरेक्ट ऐड हो रहे हैं ना मॉलिक्यूल में और कुछ हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स बना रहे, तो इसीलिए ये रिएक्शन हाइड्रेशन रिएक्शन है जिसमें वाटर हाइड्रेट कर रहा है। अब इसके केस में Ca3N2 कैल्शियम नाइट्राइड ये वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया दे रहा है। सेम चीज हो रही है, देखो वाटर लाइसिस कर रहा है इसका और इसको कंपाउंड्स में बदल रहा है अलग अलग। अब इनको अगर आप ठीक से बैलेंस करोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया को बनने के बाद, तो आपको बैलेंस रिएक्शन मिल जाएगा, और ये लाइसिस कर रहा है वाटर इनका कैल्शियम नाइट्राइड का, तो इसीलिए ये हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ कॉमन फॉर्म ऑफ आइस। तो आइस जो है ना, इसका हाईली ऑर्डर्ड 3 डिमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें अगर ऑक्सीजन एटम को देखोगे तो वो 4 हाइड्रोजन एटम से टेट्राहाइड्रली सराउंड हुआ है, जिसमें से 2 जो हाइड्रोजन एटम है ना उससे वो नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे ऐसे, और जो बाकी के 2 जो हाइड्रोजन एटम्स है ना, ये देखो इनके साथ ये ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहे हैं, ओके। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से
इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस बची हुई है ऐसी, तो ये जो वाइड होल्स है इसमें अप्रोप्रिएट साइज के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आके फिट हो सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट कॉजेज द टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो देखो, अगर वाटर में सोल्यूबल मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स होंगे तो उसके वजह से वाटर में टेम्पररी हार्डनेस आ जाता है। और अगर सोल्यूबल मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम के क्लोराइड या फिर सल्फेट सॉल्ट्स होंगे तो इसके वजह से वाटर में परमानेंट हार्डनेस आ जाता है। तो देखते हैं इस वीडियो का लास्ट सवाल। डिस्कस द प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर बाय सिंथेटिक आयन एक्सचेंज रेजिन्स। तो ये जो पूरा मेथड जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं ये 2 स्टेप्स में होता है आयन एक्सचेंज का। 2 स्टेप्स कौन से हैं? कटायन एक्सचेंज प्रोसेस और अनायन एक्सचेंज प्रोसेस। तो अगर इसका प्रिंसिपल समझना है तो इन दोनों स्टेप्स का प्रिंसिपल समझना पड़ेगा। तो कटायन एक्सचेंज प्रोसेस में होता ये है कि उसके जो सिंथेटिक कटायन एक्सचेंज रेजिन हम लोग उसके लिए जो यूज कर रहे हैं, ओके, उसमें लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं SO3H ग्रुप के साथ। अब ये SO3H ग्रुप वाले जो मॉलिक्यूल्स है इसके जो H+ आयंस है, ओके, ये एक्सचेंज होते हैं कटायंस के साथ जो हार्ड वाटर में होंगे, ओके, ये इसका प्रिंसिपल। और अनायन एक्सचेंज प्रोसेस में हम सिंथेटिक अनायन रेजिन्स यूज करेंगे, अनायन एक्सचेंज रेजिन्स। अब इनमें भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं पर इनमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं NH2 या फिर OH ग्रुप के साथ। अब NH2 ग्रुप को जो है हम लोग क्या करते हैं, वाटर के साथ ट्रीट करके NH3+ और OH- में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इन दोनों भी केसेस में देखो OH- जो आयंस है ये होते हैं एक्सचेंज एनायंस के साथ जो हार्ड वाटर में होते हैं। अब देखते हैं पूरा प्रोसेस कि भाई कैसे हार्ड वाटर को हम लोग सॉफ्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हार्ड वाटर को पास करेंगे सिंथेटिक कटायन एक्सचेंज रेजिन से। अब इससे क्या होगा, जो हार्ड वाटर में कटायंस है वो रिप्लेस होंगे, एक्सचेंज होंगे विद द हेल्प ऑफ H+ जो कटायन एक्सचेंज रेजिन में है। तो ये रिएक्शन होता है कुछ ऐसे। तो इसको हम ऐसे समझ लेंगे, थोड़ा एग्जांपल लेके समझो। हम मेटल का जो हमारा कटायन है वो है Mg, ओके। तो हमने क्या किया, ये हमारा सिंथेटिक कटायन एक्सचेंज रेजिन एक्सचेंज हो रहा है हमारा Mg2+। तो होगा क्या, R के साथ Mg जुड़ेगा पर ये 2+ है, इसके ऊपर -1 चार्ज रहेगा, इसके ऊपर +1 रहेगा, ओके, ये एक्सचेंज हो रहा है इसलिए। और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसको अगर इसके साथ बॉन्ड बनाना है, इसके ऊपर +2 है तो इसके ऊपर भी -2 होना चाहिए, इसलिए 2 R लेंगे हम। तो यहाँ पे R2 होगा और M बनेगा। अब M हमारा क्या है, Mg। अब बचे कितने निकलेंगे, क्या H+ निकलेगा क्योंकि Mg के साथ रिप्लेस H+ हो रहा है। तो H+ निकल रहा है, कितने H+ निकलेंगे यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है 2 H+ निकलेंगे कि बैलेंस होना है पूरा ठीक से। तो देखो सेम जनरल रिएक्शन से मैच होगा। अब आगे क्या करेंगे, उसी वाटर को जिससे अभी हम लोग ने कटायंस निकाले हैं उसी को हम लोग सिंथेटिक अनायन एक्सचेंज रेजिन से पास करवाएंगे। उससे क्या होगा, वाटर में अभी भी एनायंस तो है, कटायंस निकल गए, एनायंस तो है, HCO3 हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, SO4 2- हो सकता है। तो ये एक्सचेंज होंगे हमारे सिंथेटिक अनायन एक्सचेंज रेजिन के OH के साथ, ओके। तो हम लोग एग्जांपल लेते समझो क्लोराइड का। तो अगर ROH है और हमारा क्लोराइड आयन अगर रिप्लेस हो रहा है तो कुछ ऐसा हो जाएगा RCl। अब यहाँ पे OH के ऊपर माइनस चार्ज है तो हमारे रेजिन के ऊपर प्लस चार्ज है, तो ये एक R+ एक Cl- को लेके RCl बनाएगा और ये OH- ऐसे ही बाहर निकल जाएगा। अगर SO4 2- को लोगे तो ROH + SO4 2- तो इसमें कुछ हमें 2 R लगेंगे, ओके। यहाँ पे 2+ आने होंगे, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +2, तो R2 SO4 और 2 OH- निकल जाएंगे बाहर क्योंकि 2 SO4 के साथ वो ही रिप्लेस हो रहे, तो पूरा रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। अब ये अनायन एक्सचेंज रेजिन में जो OH- निकल रहे, आपने देखा होगा कटायन एक्सचेंज रेजिन में जो H+ निकल रहे इनको ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं और वाटर बना देते हैं।
तो यहाँ से बाहर पड़ने के बाद ही वाटर हमारा सॉफ्ट हो चुका है, पर ये जो एक्स्ट्रा H+ थे इसके वजह से वाटर एसिडिक हुआ था। अब ये एक्स्ट्रा H+ को OH- न्यूट्रलाइज करके उसका एसिडिक नेचर निकाल देते, तो हमें एकदम अच्छा सा हमारा सॉफ्ट वाटर मिल जाता है। अब इस प्रोसेस में कटायन एक्सचेंज रेजिन को हम लोग यूज कर रहे हैं, तो बेचारा उसके अंदर जो भी H+ आयंस है कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाएंगे। तो ऐसे केस में जब कटायन एक्सचेंज रेजिन से सब H+ आयंस खत्म हो गए और अनायन एक्सचेंज रेजिन में से भी सब OH- आयंस खत्म हो गए, उसमें अभी सब हमारे हार्ड वाटर के कटायंस है और इसमें हार्ड वाटर के अनायंस है, तो इसको हम फिर से रीजनरेट कर सकते हैं। कैसे? तो कटायन एक्सचेंज रेजिन को हम लोग को ट्रीट करना पड़ेगा डाइल्यूट एसिड के साथ। ओके, तो ये एसिड का जो H है ये हमारे कटायन को एक्सचेंज कर देता है और RH बना देता है, और यहाँ पे डाइल्यूट एल्कली के जो OH है वो हमारे रेजिन में जो भी अनायंस थे हार्ड वाटर के उनको रिप्लेस कर देता है और फिर से रीजनरेट कर देता है हमारा ROH। तो बस इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं। आगे के सवाल क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर क्वेश्चन नंबर 36 तक हम अगले वीडियो में देखेंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है, लर्न हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।